हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। दोस्तों, हम लोग साइंस के सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेल चैप्टर से। चूँकि हम लोगों ने सेल के चैप्टर की थ्योरी देख ली है कम से कम 10-12 लेक्चर में, 10 से 11 लेक्चर में। अब हम लोग उसकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो साथियों, हमने प्रैक्टिस सेट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने एक पार्ट डाल दिया, अपलोड कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज का। आइए साथियों, 88 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अभी ये अगला 89 क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट कर देखेंगे आगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? आइए साथियों बताएं आंसर। सबसे कम गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं? ऑफ्यूग्लोसस, चना, मटर, हैप्लोपेपस, ग्रेसिलस। बताएं साथियों, 89 का सबसे कम गुणसूत्र किस पौधे में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि द में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं। पका हुआ टमाटर जो है उसकी भित्ति में, यानी उसकी वॉल में, सेल वॉल में, सेल वॉल तो नहीं कहेंगे, उसकी जो भित्ति है, वॉल है, उसमें क्या पाया जाता है? बताएं। एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है हरित लवक, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएं साथियों, क्या होगा 90 का आंसर? तो टमाटर की भित्ति में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट, जिसकी वजह से उसमें कलर आता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस गुणसूत्र में दोनों भाग यानी दोनों भुजाएं समान होती हैं? ऐसा कौन सा गुणसूत्र है दोनों में जिसमें दोनों भुजाएं समान होती हैं? ये गुणसूत्र आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, क्योंकि मैं जब चैप्टर लूँगा क्रोमोजोम्स का, डीएनए का डिटेल में, तब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। क्या होगा? मेटासेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में, टीलोसेंट्रिक में और सब मेटासेंट्रिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक में क्या होता है? दोनों भुजाएं समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोशाओं के कोशाद्रव्य को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? दो कोशाओं के कोशाद्रव्य को, दो सेल्स हैं, उनकी जो साइटोप्लाज्म है उसको जो जोड़ने वाली जो रचना होती है, जिसके थ्रू वो जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, काइनेटोकोर और एक्टोडेस्मोटा, एंड इनमें से कोई नहीं। तो बताएं साथियों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से दो सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 93 क्वेश्चन क्या है? एक कोशा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, कोई अगर सेल है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या पाया जाता है? तो साथियों, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है किसी भी सेल में। ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे किसी भी सेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पार्ट में कौन सा पाया जाता है? तो साथियों क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से एटीपी है। एटीपी क्या है साथियों, बताएंगे? एटीपी क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो एटीपी साथियों क्या है? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर इधर और उधर क्या, नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड से जब क्या, मैंने फिर इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया, बोला था, क्वेश्चन में पूछा था कि H3PO4 को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री, मैंने उसको लेक्चर में बढ़िया से बताया। जब वो जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो साथियों क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या है? मध्य पटलिका यानी मिडिल लैमेला मुख्यतः बनी होती है किसकी? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, पोटेशियम की और सोडियम की। तो मिडिल लैमेला मुख्यतः किसकी बनी होती है? कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है साथियों, बताइए? मैंने बखूबी बताया। F1 पार्टिकल भी याद आ रहा है क्या? F1 पार्टिकल में मैंने बताया था क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है। तो साथियों किसमें? ऑप्शन क्या क्या है? हरित लवक में, गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो 96 का क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है साथियों, हो सकता है इसमें आपको आंसर टिक लगा मिल रहा हो, तो कोई बात नहीं साथियों, हमको अपने सेल्फ से प्रैक्टिस करनी है और ईमानदारी बरतनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 97 के साथियों क्या है? निम्नलिखित में से थैलाकोइड किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, हरित लवक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैलाकोइड मैंने आपको फिगर के थ्रू दिखाया था साथियों, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसने भी लेक्चर देखा होगा तुरंत कर देगा, वो आंसर बता देगा। तो क्या होगा? हरित लवक यानी प्लास्टिड में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं
क्या है, एंडोप्लाज्मिक जालिका जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो होता है वो किससे जुड़ी होती है? एंडोप्लाज्मिक जालिका केंद्रक कला से, माइटोकॉन्ड्रिया से, गाल्जी काय से और सेंट्रोसोम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है केंद्रक से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या है साथियों? मंड और शर्करा, स्टार्च एंड शुगर दोनों को कहते हैं, मंड और शर्करा दोनों को क्या कहते हैं? एक टर्म हम क्या यूज करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ग्लूकोज। ये तो सभी को आंसर इसका पता होना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 100 क्वेश्चन नंबर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है क्या? केंद्रक विहीन डीएनए, प्रोटीन और गुणसूत्रों का समूह। क्या है साथियों? प्रोटीन और गुणसूत्रों का समूह है कि क्या है? प्रोटीन युक्त गुणसूत्र है और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्या है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड केंद्रक विहीन डीएनए है। डीएनए में तो केंद्रक होता ही नहीं है, और डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोटाइड बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 100, कोसा में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 10। तो बताएं तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या? ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? टेस्ट ट्यूब में डीएनए का सिंथेसिस किसने किया है? किस साइंटिस्ट ने? खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने, कोर्नबर्ग ने, निरेनबर्ग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 102 का? कोर्नबर्ग ने किया है टेस्ट ट्यूब में डीएनए का सिंथेसिस, संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 103, एसिटेबुलेरिया की लगभग लंबाई होती है। एसिटेबुलेरिया की लंबाई कितनी होती है? तो किसी साथी को पता हो तो बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिटेबुलेरिया एक कोसी है। एक कोसी है क्या? एक कोसी और एक केंद्रिक शैवाल है, द्विकेंद्रिक शैवाल है, बहुकेंद्रिक शैवाल है और द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय है। तो बताएं साथियों, क्वेश्चन नंबर 104 का क्या हो जाएगा? एसिटेबुलेरिया एक कोसी और एक केंद्रिक शैवाल है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा किसके? ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और स्मूथ आरएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? फटाक से बताइए। रोबिन ने, पाकरपोन ने, सिम्पर ने, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी साथियों? सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। क्रिस्टी क्या है? फिर से क्वेश्चन आ गया। क्रिस्टी सहायक है। किसमें सहायक है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें सहायक है क्रिस्टी? साथियों क्रिस्टी सहायक है किसमें? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, और इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टी किसमें सहायक है? क्रिस्टी है सहायक श्वसन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्टमान ने, सी बेंडा ने, कोलिकर ने, उपरोक्त सभी। लेक्चर में बखूबी चला है, ये वन में पॉइंट नोट करवाया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था किसने? सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। 109 का एंडोप्लाज्मिक जालिका नहीं पाई जाती है। जीवाणु में, यूकैरियोट में, पौधों में, इनमें से कोई नहीं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक जालिका किसमें नहीं पाई जाती है साथियों? तो ये नहीं पाई जाती है किसमें? बैक्टीरिया में। ये नहीं पाई जाती है बैक्टीरिया में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, सिस्ट्रोन और म्यूटोन तथा रिकॉन शब्द किसने दिए? सिस्ट्रोन, म्यूटोन और रिकॉन शब्द से किस साइंटिस्ट ने यूज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बेटसन ने, बेंजर ने, लेडरबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने। तो बेंजर ने यूज किया था। ठीक है, 111 का देख लेंगे। प्रोटीन निर्माण में डीएनए से कौन सा आरएनए सूचनाएं एकत्रित करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन होना है तो डीएनए से कौन सा आरएनए सूचनाएं एकत्रित करता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एसआरएनए, एमआरएनए। लेक्चर में मैंने बताया है किसने कौन सा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन नंबर डी। 112 का देखें आंसर क्वेश्चन। ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था? मैंने कई बार इसको फोकस करके एकदम पॉइंट आउट करके साथियों इसको मैंने बताया था। तो बताएं
क्या है? पुरकिंजे ने, रॉबर्ट हुक ने, विरकोव ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर विरकोव नामक साइंटिस्ट ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी साथियों बताएं? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, रैफिनोज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, कई जगह पूछा गया कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? होती है आपकी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसा के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारक क्रिस्टल को कहते हैं? कोसा के अंदर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारक क्रिस्टल जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेफाइडस बोलते हैं, सिस्टोलिथ बोलते हैं, स्फीरेफाइड्स बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्फीरेफाइड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 115, कोसा भित्ति होती है अपारगम्य, अर्धपारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, पारगम्य? बताएं साथियों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया है। कोसा भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है। तो कोसा भित्ति क्या होती है? कोसा भित्ति बिल्कुल ही पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होती है? डिफरेंशियली परमिएबल होती है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशांग, सबसे छोटा कोशिकांग साथियों कौन सा है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? ये है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। ऑटोलिसिस के लिए उत्तरदायी है क्या? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम? ऑटोलिसिस बताएं साथियों, ऑटोलिसिस किसके लिए उत्तरदायी है? ऑटोलिसिस के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। और इसको हम और भी कहते हैं, एक नाम से जानते हैं क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 118, प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन में किस कोशांग में होता है? फोटो रेस्पिरेशन किस कोशांग यानी किस कोशिकांग में होता है? किस सेल ऑर्गेनल्स में? कोसा के अंग में, ग्लाइक्सिसोम में, पराक्सिसोम में, हरिम कड़क में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरिम कड़क और पराक्सिसोम, तीनों में? बताएं। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी माइटोकॉन्ड्रियम भी होता है, हरिम कड़क में भी होता है और पराक्सिसोम में भी होता है क्या? फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, एंटीकोडोन पाया जाता है। एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 119, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सभी में? तो बताएं तो क्या हो जाएगा? एंटीकोडोन पाए जाते हैं ट्रांसफर आरएनए में, यानी टीआरएनए में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, रेफाइड होते हैं। रेफाइड साथियों क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, सिलिका होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। तो क्या होते हैं ये? रेफाइड कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 121, क्रोमोसोम्स की आकृति के अनुसार चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। क्रोमोसोम्स की जो उसका फॉर्मेशन आकृति होती है उसके अनुसार अगर हम उसका स्ट्रक्चरल चित्रात्मक एक फिगर के थ्रू अगर हम प्रदर्शन करें, डेमो दें, तो उसको क्या कहते हैं? कैरियोटाइप, एडियोग्राम, जीनोटाइप, फिनोटाइप? देखिए साथियों, क्रोमोसोम्स के बेस पे अगर किसी साथी को पता हो तो बताएं। हालांकि मैंने इस सेल में नहीं बता पाया था शायद, लेकिन मैं इसको डिटेल चैप्टर जब क्रोमोसोम्स में पढ़ा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं इडियोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 122, 122, गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं। गुणसूत्र अभिरंजित किए जा सकते हैं किसमें? सेफ्रेनिन से, एसिटोकार्मिन से, इयोसिन से और कोटन ब्लू से। तो किससे किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटोकार्मिन से गुणसूत्र अभिरंजित यानी कलर्ड किए जाते हैं, कलर किए जाते हैं, गुणसूत्र को कलर दिया जाता है। सिस्टोलिथ में संग्रह होता है। सिस्टोलिथ में क्या संग्रह होता है? क्वेश्चन नंबर 123 क्या होता है सिस्टोलिथ में? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, मंड। तो 123 का हो जाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं सिस्टोलिथ में संग्रह, यानी इकट्ठा होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? बताएं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में, गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम्स में। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम साथियों कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम्स में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, सबसे छोटी पादप कोशिका, सबसे छोटी प्लांट सेल कौन सी है साथियों? क्वेश्चन नंबर 125 को बताएंगे आंसर। जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी प्लांट कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? यदि गुणसूत्र के किनारे पर गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर या सेंट्रोमर, यदि गुणसूत्र के किनारे पर यानी एकदम बिल्कुल किनारे पर गुणसूत्र बिंदु
मर उपस्थित हो तो इस दशा को कहते हैं। अगर किनारे पर गुणसूत्र बिंदु उपस्थित हो तो इसको, इस दशा को, इस कंडीशन, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा आरएनए सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है? 127, ये मैंने लेक्चर में बताया है, सबसे कम सक्रिय और सबसे ज़्यादा सक्रिय बताएंगे। कमेंट में आप टाइप करेंगे सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, मैं आंसर बता रहा हूँ। सबसे कम सक्रिय कौन होता है? आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए। तो बताएंगे कौन सा होता है 127 का? ब यानी मैसेंजर आरएनए सबसे कम सक्रिय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, वसा संचित करने वाला अवर्णीय लवक है, जो फैट को संचित करता है, स्टोर करता है, ऐसा कौन सा लवक है? अवर्णीय लवक। 128, अवर्णीय लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। बताएं क्वेश्चन नंबर 128 का क्या हो जाएगा? एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और सभी। तो इसको हम बोलते हैं इलियोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो क्या क्या स्टोर करता है? फैट। मैंने बताया है लेक्चर में। रिक्तिका में स्थित तरल पदार्थ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, रिक्तिका में जो स्थित होती है, यानी वैक्यूल में जो स्थित होती है तरल पदार्थ, फ्लूइड जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोषाद्रव्य, कोषारस, जीव द्रव्य। इनमें से कोई नहीं है, तो सभी को आंसर पता होगा आई थिंक, मुझे लग रहा है। सेल सैप, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इनमें से कोई नहीं। बताएं साथियों, क्या बोलेंगे भाई? सेल सैप बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिक्तिका में जो तरल पदार्थ स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्या है? सिंगर तथा निकोल्सन के मोजाइक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में होता है। सिंगर और निकोल्सन साइंटिस्ट हुए, इनके मोजाइक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में होता है। क्या प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या होता है? सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज, फास्फोलिपिड व समाकल यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन, फास्फोलिपिड या बाह्य यानी एक्सट्रिंसिक व समाकल यानी इंट्रिंसिस प्रोटीन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फास्फोलिपिड व सेल्यूलोज। बताएं 123 का किसी को पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फास्फोलिपिड, बाह्य व समाकल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे क्या है? पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या होता है साथियों? गुणसूत्र का समूह, राइबोसोम का समूह, लाइसोसोम का समूह और सेंट्रोसोम का समूह। बताएं 131। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीसोम जो होता है वो राइबोसोम का समूह होता है। ठीक है साथियों, चलिए 131 का आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 कला विहीन यानी नॉन मेम्ब्रेनस कोशांग। ऐसा कौन सा इसमें कोशिकांग है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? 132 का आंसर देंगे क्या? राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गाल्जी काय, वर्डी लवक। तो साथियों क्या होता है? राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 ग्लूकोज के दो अणु मिलकर बनाते हैं। ग्लूकोज के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज के दो अणु मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो आप देखें साथियों, हम लोग अभी तो ये साइंस की सीरीज चल रही है, अभी आगे आपको सारी सीरीजें मिलेंगे, मैथ की भी क्लासेस मिलेंगी आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें में, लेकिन स्पेशली ये साइंस ओरिएंटेड क्लास है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में आवश्यक तेल, इसेंशियल ऑयल से तात्पर्य है। पौधों में आवश्यक तेल से तात्पर्य क्या है? जो पौधों में उपापचय के लिए आवश्यक है, सुगंध विहीन तेल, सुगंधित तेल, इनमें से कोई नहीं। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? 134 का सुगंध विहीन तेल को हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 135 क्या है? हींग यानी एस्फोटिडा और फेरुला एस्फोटिडा नामक पौधे की क्या है? जड़ों से प्राप्त होते हैं। हींग फेरुला एस्फोटिडा नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। रासायनिक दृष्टि से यह क्या है? ठीक है, यानी इसमें दो क्वेश्चन तैयार हो गया। एक तो हींग किससे मिलता है? फेरुला एस्फोटिडा के नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, और इसको रासायनिक दृष्टि से हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन 125 का लैटेक्स बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं, टैनिन बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 क्या है? सुक्रोज यानी केन शुगर के जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस से मुक्त होते हैं। अगर हम सुक्रोज का क्या करें? हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर उसका ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन की उपस्थिति में
अगर जल के उपस्थिति में उसका ब्रेक डाउन करें तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मुक्त होते हैं उससे, ग्लूकोज के 2 अणु मुक्त होते हैं, ग्लूकोज व गैलेक्टोज निकलता है, इनमें से कोई नहीं सुक्रोज को तोड़ने पर। तो अगर जिसको सुक्रोज पता होगा कि क्या है, मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है, वो आंसर बिल्कुल आराम से दे लेंगे। तो साथियों सुक्रोज क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं पहले आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्लूकोज व फ्रक्टोज। साथियों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज ये सब क्या है, ये सब मोनोमर है यानी मोनोसैकेराइड्स है, और सुक्रोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है, यानी कि डाइसैकेराइड टूटेगा तो मोनोसैकेराइड में बदलेगा। ठीक है, तो ये दोनों मोनोसैकेराइड है, तो इसमें क्या निकलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 137 पेक्टिन है, पेक्टिन क्या है 137 का, पेक्टिन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और अकार्बनिक यौगिक है। तो पेक्टिन क्या है, पेक्टिन एक वसा है, फैट है। ठीक है साथियों 137 नहीं सॉरी वसा आपकी पेक्टिन नहीं है, वसा सॉरी पेक्टिन हाँ पेक्टिन साथियों, पेक्टिन 137 का पेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी पेक्टिन क्या है, मैं इसको सेट कर लूँ जरा, पेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 ग्लाइयाडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइयाडिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, गेहूं में, आलू में, मटर में, शकरकंद में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में पाई जाती है क्या, ग्लाइयाडिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंथोसाइनिन वर्णक प्रदर्शित करता है। एंथोसाइनिन आगे लेक्चर में बताया गया है, एंथोसाइनिन वर्णक क्या प्रदर्शित करता है, क्षारीय माध्यम में लाल रंग व अम्लीय माध्यम में नीला रंग, क्षारीय माध्यम में नीला रंग व अम्लीय माध्यम में लाल रंग, अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में लाल रंग, अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में नीला रंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि क्षारीय माध्यम में नीला रंग व अम्लीय माध्यमों में लाल रंग, ये शो करता है कौन, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 140वां नंबर क्वेश्चन, रेसरपीन रेसरपीन औषधि प्रदान करने वाला पौधा, रेसरपीन औषधि प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है, सिनकोना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, एट्रोफा, स्टिक्नोस। तो बताएं साथियों क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे क्या मिलता है, और यह औषधि वाला एक मेडिसिनल प्लांट है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड पाया जाता है किसमें, इमली में, नींबू में, ऑक्सैलिक में, ऑक्सेलिस में, ऑक्सैलिस होना चाहिए, ऑक्सैलिस में, कुकुरबिटा में। बता साथियों 144 अंक का। तो टार्टरिक अम्ल किसमें मिलता है, ये मिलता है, सभी को पता होगा मुझे लग रहा है, इमली में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रीवो वायरस में पाया जाता है क्या, एक सूत्री डीएनए, एक सूत्री आरएनए, द्विसूत्री आरएनए, द्विसूत्री डीएनए। बताएं रीवो वायरस किसमें मिलता है, तो रीवो वायरस में क्या मिलता है, मैंने बताया था कि ऐसे तो डीएनए मोस्टली क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन मैंने बताया था लेक्चर में कि एक ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल हैप्लॉयड डीएनए मिलता है, और मैंने उसका नाम लिया था क्या, रीवो वायरस। और तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक सूत्री आरएनए। ठीक है, एक सूत्री आरएनए। ठीक है, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक समय तक क्रियाशील वाला आरएनए है, सर्वाधिक समय तक क्रियाशील। देखिए अब इसके पहले आपको क्वेश्चन मिला था कि सबसे कम क्रियाशील वाला आरएनए कौन सा है, और देखिए मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा आंसर क्रियाशील रहने वाला आंसर बता दिया था, और ये सर्वाधिक समय वाला, देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन वही आ गया कि सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहने वाला आरएनए कौन सा है। 143 का बताएं आप क्वेश्चन आंसर क्या है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और ऑप्शन नंबर डी है कि मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दोनों। तो 143 का क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विचारधारा को दिया था, एक थ्योरी है, कंसेप्ट है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये विचारधारा किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्रिक ने 1968 में, हैमरलिंग 1950 में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में, खुराना 1967 में। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थ्योरी दिया था क्रिक ने 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको रीड करने में आसानी रहे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 145, बस हम लोग दोस्तों करीब पहुँच गए हैं, ये सेशन आपको ओवर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, टेमिन तथा बाल्टीमोर, टेमिन तथा बाल्टीमोर निम्न में से किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 145 को बताएं, इसका आंसर हो जाएगा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 146 क्या है,
वाटसन तथा क्रिक 1956, ठीक है साथियों, वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है 1953 में, जो इन्होंने मॉडल दिया था। किसने? वाटसन। मैंने बताया था ना कि डीएनए के सेंस में 4 साइंटिस्टों का नाम लिया था, लेकिन मैंने बोला कि जब इसके मॉडल डबल हेलिकल मॉडल की बात चलेगी तो डबल हेलिकल मॉडल 2 साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया था। कौन कौन से? वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है क्या? कौन सा मॉडल है? 146 का आंसर बताएं। बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी डीएनए, ठीक है। 147 क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम और एनयू बॉडी पाया जाता है किसमें? न्यूक्लियोलस में, गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलोक में। 147 का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणसूत्र में, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। 148, लिंकर डीएनए का कार्य है। लिंकर डीएनए किसे बोलते हैं? 2 न्यूक्लियोइड को, केंद्रिकाओं को जोड़ना, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ना, 2 अर्धगुणसूत्रों यानी क्रोमैटिड्स को जोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ना लिंकर डीएनए कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं? मैंने बताया था इसको लेक्चर में। 149, आरएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से डीएनए का, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन क्या, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पलट जाएगा, आरएनए से जब डीएनए बन जाएगा तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आरएनए से डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप ब्रश गुणसूत्र पाया जाता है। लैंप ब्रश गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ड्रासोफिला कीट की लार ग्रंथियों में, कशेरुकी जंतुओं के अंडक कोशा में, जीवाणुओं में, फर्न की कोशाओं में। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 150 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कशेरुकी जंतुओं के अंडक यानी oocytes में क्या मिलता है? लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 का, जीनोम से तात्पर्य है। जीनोम किसे बोलते हैं? जीनोम से क्या तात्पर्य साथियों? गुणसूत्रों का एक द्विगुणित समुच्चय, डिप्लॉयड सेट ऑफ 2n है, ये गुणसूत्रों को 2n बोलते हैं। गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय, गुणसूत्रों का एक त्रिगुणित समुच्चय और किसी कोशा में पाई जाने वाली जीन्स की कुल संख्या। क्वेश्चन 151 का तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय बोलते हैं क्या? जीनोम को, ठीक है। हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जीनोम, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 152 का साथियों। 152, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं। डीएनए के गतिशील और स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? मैंने बताया था लेक्चर में। 152 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसफेरॉन्स, ट्रांसलोकेज एंड इनमें से कोई नहीं। तो सभी को आंसर पता होगा जिसने भी लेक्चर देखा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोजोन्स, जो इसी को शायद हमने लेक्चर में थंबनेल में डाला था, जंपिंग जीन। व्हाट इज द जंपिंग जीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, प्लाज्मोन किसे कहते हैं? 153, जीनोम को, प्लास्टिजोन को, प्लास्टोजीन को, कॉन्ड्रोजीन को, प्लास्टोजीन तथा कॉन्ड्रोजीन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 154, डीएनए की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट एंड या खंड, डीएनए की क्रियात्मक इकाई या खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला चेन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, बताएं। इसका ऑप्शन क्या है? म्यूटोन, रिकोन, सिस्ट्रोन और इनमें से कोई नहीं। 154 का ऑप्शन तो आंसर लगा है टिक, सिस्ट्रोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन और लास्ट है आपके सामने, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 क्या है? भारत में जन्मे डॉक्टर हरगोविंद खुराना तथा उनके सहयोगियों द्वारा एस्केरिकिया कोलाई की संश्लेषित टायरोसिन टीआरएनए में न्यूक्लियोसाइड की संख्या थी। कितनी न्यूक्लियोसाइड की संख्या थी साथियों, बताएं। 155 का लास्ट क्वेश्चन आज इस सेशन का। 126 जोड़े, 77 जोड़े, 100 जोड़े, 70 जोड़े। तो इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा 155 का? तो उसमें था 77 जोड़े। ये साथियों आज आपका ये सेल का दोस्तों हम लोगों का लेक्चर ओवर होता है। तो आइए साथियों, हमने जैसा मैंने बताया कि हम लोग सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो साथियों हम लोग से एक चैप्टर का थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद साइंस का नेक्स्ट चैप्टर और अब हम लोग देखेंगे, साथ में पढ़ेंगे। और साथियों मैं अब आज से एनसीईआरटी अगले क्लास से मैं एनसीईआरटी के केवल क्वेश्चंस डालने जा रहा हूं। तो एक जो भी अगर साथी अगर प्रैक्टिस करना चाहें, जिनके एग्जाम्स करीब हों, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, अपना उसका रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिनको थ्योरी पढ़नी है, जिनके एग्जाम में भी टाइम हो 2-4 महीने का, तो थ्योरी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए अगर साथियों अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू साथियों।